हेलो स्टूडेंट, एके गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 1 समुच्चय सिद्धांत के बारे में देखेंगे। समुच्चय सिद्धांत समझने से पहले उसके कुछ बेसिक्स हैं जो जानने ज़रूरी हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सेट्स क्या होते हैं। देखिए, रोज़मर्रा के जीवन में आपने देखा होगा कि बहुत सी चीज़ों का संग्रह, एक कलेक्शन, जैसे कि सप्ताह के दिनों का कलेक्शन है, ठीक है, या फिर पढ़ाई से संबंधित चीज़ों का जैसे बुक्स कॉपी का कलेक्शन है, वो भी क्या है, एक कलेक्शन है। तो वो भी एक अलग सेट हो गया। लेकिन और गणितीय भाषा में भी आपने देखा होगा, यदि हम गणित में आके देखें तो नेचुरल नंबर n दिखा होगा, 1 2 3 4 से लेकर के इनफाइनाइट संख्याओं का एक कलेक्शन है, या 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का कलेक्शन है, या विषम संख्याओं का कलेक्शन है, सम संख्याओं का कलेक्शन है। ये सब क्या है? ये सब एक सेट है, एक सेट रिप्रेजेंट करता है। तो दैनिक जीवन की जो भी चीजें हैं या गणितीय रूप में हम किसी भी कलेक्शन को देखते हैं तो कलेक्शन तो बहुत प्रकार के होते हैं। लेकिन यदि कोई कलेक्शन ऐसा हो जो कि सुपरिभाषित हो, सुपरिभाषित का मतलब कोई एक विशेष गुण को प्रदर्शित कर रहा हो, किसी एक विशेष गुण को संतुष्ट कर रहा हो, तो ऐसे सुपरिभाषित संग्रह को ही हम कलेक्शन कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में हम देखें तो परिभाषा समुच्चय से के क्या बनती है, यानी सेट्स जो है, सेट्स की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी भी वस्तु का जो सुपरिभाषित संग्रह है, यानी किसी, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये सब चीजें आपको जाननी जरूरी हैं। किसी वस्तु या वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, यही क्या कहलाता है? सुपरिभाषित संग्रह जो है यही समुच्चय कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सुपरिभाषित शब्द, सुपरिभाषित का अर्थ क्या हुआ? कोई भी एक विशेष गुण को प्रदर्शित करता हो। तो वो सारे जितने भी कलेक्शन है वो सारे के सारे क्या होगा? एक सेट रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यदि हम मिक्स कर दें, कोई उसमें कोई विशेष गुण ना हो उस कलेक्शन में, तो वो सेट नहीं होगा। यानी कि एक कलेक्शन जो कि किसी विशेष गुण को सेटिस्फाई कर रहा हो, वो सारे सेट्स होंगे। अब जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, उदाहरण के रूप में देखें तो उदाहरण के रूप में आपके कौन कौन से आ जाएंगे? बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे कि सप्ताह के दिनों का कलेक्शन है, सप्ताह के दिनों का कलेक्शन। तो ये सप्ताह में कितने दिन होते हैं? ये भी सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो ये 7 दिनों का जो कलेक्शन है, सप्ताह के 7 दिनों का कलेक्शन, ये भी क्या होगा? एक सेट होगा। इसी तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला में देखें तो ये दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या हो गया? अंग्रेजी वर्णमाला जो है ये सब आपके उसमें आएगा, इसलिए ये बता दे रही हूं मैं आपको। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि हम जितने भी वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स यानी कि स्वर, स्वरों का जो समुच्चय होगा वो भी क्या होगा? ये भी एक विशेष गुण को प्रदर्शित कर रहा है ना, कि ये सारे वॉवेल्स हैं, तो उनका जो कलेक्शन होगा वो भी एक क्या होगा? एक समुच्चय होगा, एक सेट होगा। इसी तरीके से यदि गणितीय भाषा में देखें तो यन, यन किसको रिप्रेजेंट करता है? नेचुरल नंबर को, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये क्या होगा? ये एक नेचुरल नंबर का सेट है, तो ये भी एक सेट होगा, ठीक है। अगला है आर। आपने देखा होगा कहीं कहीं कैपिटल आर लिखा हुआ, तो आर का मतलब क्या हुआ? वास्तविक संख्याओं का। जहां कहीं भी आर होगा तो उसको आप समझिएगा क्या होता है ये? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ऐसे ही आपको कहीं कहीं लिखा दिखाई देगा जेड, कैपिटल जेड। कैपिटल जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है पूर्णांकों का समुच्चय। जितने भी पूर्णांक हैं उनका समुच्चय। तो ये भी सारे पूर्णांकों का कलेक्शन एक सुपरिभाषित संग्रह हो गया। तो इसलिए ये भी क्या होगा? एक समुच्चय होगा। यदि सुपरिभाषित नहीं होता तो ये सेट नहीं होता।
लेकिन चूंकि ये क्या है, सुपरिभाषित है, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कैपिटल क्यू, तो ये कैपिटल क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है परिमेय संख्याओं के कलेक्शन को, यानी कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो गणित की भाषा में ये सारी चीजें आपको आगे क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से आपको कहीं कहीं आर प्लस दिखाई देगा, तो आर रिप्रेजेंट करता है किसको, वास्तविक संख्याओं को, लेकिन इसमें प्लस लगा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये धन वास्तविक संख्याओं को या वास्तविक धन संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। धन वास्तविक संख्याएं जितनी भी होंगी उनका ये कलेक्शन होगा। इसी तरीके से आपको कहीं कहीं जेड प्लस मिलेगा। जेड प्लस का मतलब क्या हुआ, धन पूर्णांकों का समुच्चय। जेड जो है पूर्णांकों के लिए हो गया, पॉजिटिव साइन लगा है तो धन पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे आर प्लस की जगह पे माइनस हो जाता तो क्या हो जाता, ये ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाता है। यहाँ पे जेड माइनस होगा तो क्या लिख देते हैं हम उसको, ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। ऐसे ही क्यू है, परिमेय संख्याएं हैं, तो क्यू में क्यू प्लस यदि लेते हैं तो क्यू प्लस क्या होगा, परिमेय संख्याएं हैं, तो धन परिमेय संख्याओं का, चूंकि ये धन लिखा है ना, प्लस का साइन है, तो ये सारे जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं होंगी परिमेय संख्याएं वो सभी एक साथ इस सेट में आ जाएंगी। तो ये हो गया धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ये सब आपको याद होना चाहिए, इसे आप याद कर लीजिएगा। तो ये चीजें अब आप इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जितने भी सेट्स हैं, यदि हम गणितीय भाषा में देखें तो ये सारे जितने भी सेट आप देख रहे हैं, तो इसमें जो हम सिंबल ले रहे हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर ले रहे हैं ना। तो यही रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि किसी भी समुच्चय का जो संकेतन है, संकेतांकित भाषा में यदि हम समुच्चय का निरूपण देखें तो क्या होता है, समुच्चय का संकेतन या तो ये जो संकेतन है ये हमेशा किस रूप में लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, या इसी को इंग्लिश में हम कह सकते हैं नोटेशन ऑफ ए सेट्स। तो नोटेशन ऑफ सेट क्या होगा, यानी सांकेतिक भाषा में यदि हम सेट को लिखें तो क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के किसके द्वारा निरूपित करते हैं, अभी मैंने बताया था, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल ए बी सी ऐसे करके जितने भी सेट हैं, सभी जितने भी कैपिटल लेटर हैं उनके द्वारा हम निरूपित करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया संकेतन। अब देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये जो सेट है प्राकृतिक संख्याएं n के रूप में हम सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सांकेतिक भाषा में, लेकिन n के अंतर्गत कितने नंबर आएंगे, 1 से लेके इनफाइनाइट नंबर तक बहुत सारे नंबर आएंगे। तो ये जो 1 से लेके इनफाइनाइट नंबर तक के जो ये नंबर हैं, इन नंबर को, इन सेट्स का, जो भी ये सेट है या नेचुरल नंबर का सेट है, तो इस सेट का एलिमेंट कहा जाएगा, यानी कि समुच्चय का अवयव या समुच्चय का एलिमेंट क्या होता है। तो क्या हो गया, समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अवयव यानी कि जो आपका सेट है, जो संग्रह है या जो कलेक्शन है, जो भी कलेक्शन है, उसमें जितने भी पद सम्मिलित हैं या जो भी वस्तुओं का कलेक्शन है, उसके जो भी पद हैं, जो भी वस्तु उसमें है ग्रुप के अंदर, उस हर एक पद को या हर एक वस्तु को उस सेट का एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, और ये एलिमेंट जो है किसी भी सेट को निरूपित करने के लिए, अभी मैंने आपको बताया है कि उसको इंग्लिश जो आपका
वर्णमाला है उसके कैपिटल लेटर यानी कि कैपिटल ए बी सी से निरूपित करते हैं। तो एलिमेंट को अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्मॉल लेटर हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ऐसे अल्टरनेट लेकर के स्मॉल लेटर से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि बड़े लेटर से जो बड़ा लेटर है वो सेट को निरूपित करेगा और जो स्मॉल लेटर है ए बी सी वो उस सेट के एलिमेंट्स को निरूपित करेगा। अब देखिए इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि मान लीजिए कैसे हम निरूपित करेंगे। ये आपका कोई सेट हो गया, सपोज दैट ये आपका एक सेट है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? सेट को नेचुरल नंबर है तो ये 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारे नंबर आएंगे, इनफाइनाइट नंबर आएंगे इस कलेक्शन में। नेचुरल नंबर के सेट में इनफाइनाइट नंबर आएंगे। तो ये जो 1 2 3 4 है ये क्या है? इस सेट का एलिमेंट है। और ये जो बड़ा वाला सेट है नेचुरल नंबर यानी कि जितने भी 1 से लेके इनफाइनाइट नंबर हैं वो सब क्या है? वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें हम ये कहें कि 2 जो है वो नेचुरल नंबर n में है, यानी 2 किसका है? नेचुरल नंबर n का एक अवयव है या एक एलिमेंट है। तो इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट ना लिख करके इसको हम सांकेतिक भाषा में ऐसे लिखते हैं। ये है, ये कैसे सिंबल बनाएंगे सेट का, बीच में एक ऐसे लकीर खींचेंगे, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। कहने के लिए बोलचाल की भाषा में इसको हम क्या कहते हैं? एप्सिलॉन। या इंग्लिश में जब इसको पढ़ेंगे और तो कैसे पढ़ेंगे? बिलोंग्स टू, और ये हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर n। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है वो नेचुरल नंबर n में है या 2 नेचुरल नंबर n का एक एलिमेंट है। पढ़ने के लिए कैसे पढ़ेंगे? 2 बिलोंग्स टू n। सपोज दैट ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, x बिलोंग्स टू n। ये दिखते हैं तो x इसमें है, फिलहाल देखिए ये 1 2 3 के रूप में दिया हुआ है तो x नहीं होगा। तो ये जब x n का एलिमेंट नहीं है, या -4 ले लीजिए तो आपको क्लियर समझ में आएगा। माइनस चिन्ह के साथ -4 ले लीजिए तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये क्या होगा? ये n में बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि इस सेट में नहीं है। यहाँ +4 है, -4 नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये जो बिलोंग्स का सिंबल है, एप्सिलॉन का सिंबल है, इसको क्रॉस कर देंगे। तो पढ़ने के लिए कैसे पढ़ेंगे? -4 डज नॉट बिलोंग्स टू n, यानी कि -4 सेट n का एलिमेंट नहीं है। मतलब इसका क्या निकलेगा? मतलब इसका निकलता है कि -4 सेट n का अवयव नहीं है। तो जहां कहीं भी ये चीजें आपको लिखनी होगी तो उसको सांकेतिक भाषा में इस तरीके से लिखा जाएगा। यदि सदस्य है तो एप्सिलॉन का निशान लगाएंगे, और सदस्य नहीं है या एलिमेंट नहीं है तो उस एप्सिलॉन को क्रॉस कर देंगे। तो इसका मतलब हो गया कि वो इसका एलिमेंट नहीं है। पढ़ने के लिए कैसे पढ़ेंगे? 2 बिलोंग्स टू n, और इसको कैसे पढ़ेंगे? -4 डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो ये चीजें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए निरूपण, कैसे हम निरूपित करते हैं। समुच्चय सिद्धांत, जो भी सेट आएंगे उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना हो मैथमेटिकल फॉर्म में तो उसको हम 2 विधियों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 है रोस्टर विधि। इसी को हम कई नामों से जानते हैं। रोस्टर विधि के रूप में भी जाना जाता है, यही विधि सूची विधि के रूप में भी जाना जाता है, या तालिका विधि के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो ये तीनों ही नाम एक ही प्रोसेस के नाम है, इसलिए इन तीनों नामों को ध्यान में रखिएगा। रोस्टर विधि, देखिए इसमें कोई भी सेट दिया हुआ है तो उसके एलिमेंट को, उस सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, हम सबसे पहले कैपिटल लेटर जो भी दिया हुआ है सेट, उसको कैपिटल लेटर से निरूपित करेंगे और बराबर का निशान लगा करके मझला ब्रैकेट, 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं ना, छोटा, मझला और बड़ा। तो बीच वाला जो ब्रैकेट होता है मझला ब्रैकेट लगाते हैं और जो उसके एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा करके एक साथ लिख दिया जाता है। पहला एलिमेंट, फिर कॉमा दूसरा एलिमेंट, फिर कॉमा तीसरा एलिमेंट। ठीक है, तो ये तरीका है लिखने का। जैसे मान लीजिए कैसे लिखेंगे, कोई भी सेट दिया हुआ है, सपोज दैट ए है, तो ए इज इक्वल्स टू मझला ब्रैकेट लगाएंगे, पहला एलिमेंट लिखा जाएगा, फिर कॉमा करके, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर कॉमा लगा करके तीसरा एलिमेंट। ऐसे ही करके हम कॉमा लगा के जितने भी एलिमेंट हैं उनको लिखा जाएगा। तो इस फॉर्म में जो तरीका है लिखने का उसको हम रोस्टर विधि, सूची विधि या तालिका विधि, इन तीनों नामों से जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दूं मैं आपको तो समझ में आएगा।
अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को ही ले लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी स्वर हैं सभी स्वरों का समुच्चय अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। अब इसको हमें रोस्टर विधि, सूची विधि या तालिका विधि, किसी भी कोई भी वो पूछ दिया जाए, किसी भी विधि से लिखना हो तो लिखने का तरीका क्या है। सपोज दैट इस सेट को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सेट ए दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मझला ब्रैकेट लगाएंगे, सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा ए, फिर कॉमा लगाएंगे दूसरा लेटर ई, फिर कॉमा लगाएंगे तीसरा लेटर कौन सा आएगा आई, फिर चौथा लेटर ओ, फिर कॉमा लगा करके पांचवा लेटर यू। तो पांच ही वॉवेल होते हैं ना, तो ये ए ई आई ओ यू, ये पांचवे वॉवेल होते हैं, इससे अलावा तो कुछ होता नहीं है, तो यहीं पे मजली ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो ये तरीका है रोस्टर विधि से किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का। सपोज दैट दूसरा उदाहरण ले लीजिए, ये तो हो गया फर्स्ट। इसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल ले लीजिए। सेकंड एग्जाम्पल सपोज दैट 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ले लीजिए। यदि लिखा जाए कि 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं को सपोज दैट कैपिटल बी से हम निरूपित कर रहे हैं सेट को, तो ये कैपिटल बी हो गया, कैपिटल लेटर से निरूपित करेंगे, बराबर का निशान लगा करके मझला ब्रैकेट। 10 से छोटी है ना संख्याएं तो कहाँ से स्टार्ट होंगी, प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से स्टार्ट होंगी, 1 हो गया, कॉमा करके दूसरा एलिमेंट 2 हो गया, तीसरा एलिमेंट 3, फिर चौथा कौन सा आएगा 4, फिर कॉमा 5, ऐसे ही 6 7 8 9, ये हो गया 9। अब देखिए क्या कह रहा है, 10 से छोटी, 10 से छोटी इसका मतलब 10 इसमें नहीं आएगा, 9 तक ही आएगा, तो ये आपका यहीं पे ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है रोस्टर विधि से संख्याओं को लिखने का कि जो भी सेट है उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, बराबर का निशान लगा करके मसला ब्रैकेट, पहला एलिमेंट कॉमा दूसरा एलिमेंट कॉमा तीसरा एलिमेंट, ऐसे करके जितने भी नंबर्स आएंगे उनको कॉमा लगा करके लिखते चले जाएंगे। अब देखिए दूसरी जो विधि है उसको हम कहते हैं सेकंड जो प्रोसेस है। पहला तो ये हो गया रोस्टर विधि, और सेकंड विधि जो है वो है नियम विधि या निर्माण विधि। उसको हम कहते हैं नियम विधि, इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं समुच्चय निर्माण विधि। किसी भी नाम से पूछा जा सकता है क्वेश्चंस, इसलिए ये सारे नाम जानने आवश्यक हैं। नियम विधि या समुच्चय निर्माण विधि, इसमें यही एग्जाम्पल ले लीजिए तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसमें हम कैसे लिखते हैं, इसको हम x के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे पहला यही एग्जाम्पल ले लीजिए, समुच्चय जो है वो सेट ए अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। तो लिखने का तरीका क्या है, इसमें भी सेट को तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, मझला ब्रैकेट लगाएंगे, इतना काम तो दोनों में कॉमन है। अंदर क्या लिखते हैं वो तरीका अलग है। अंदर जो लिखेंगे, पहला क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, सारे स्वर हैं ये, तो लिखने के लिए एक्स के फॉर्म में हमेशा ये लिखा जाएगा एक्स। ठीक है, दूसरा काम क्या है, 2 पॉइंट लगाना, इसको हम क्या कहते हैं, सच दैट, एक्स सच दैट। और फिर एक्स को हमें, ये जो एक्स आपने माना है इसको डिफाइन करना है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सेट में। तो एक्स क्या है, एक्स अंग्रेजी क्वेश्चन के अनुसार वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। और ये आपका डिफाइन हो गया कि x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये तरीका है, ये है पहले का नियम विधि से पहले सेट को लिखने का तरीका। दूसरा क्या है, 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो इसको हमें यदि इस फॉर्म में लिखना हो नियम विधि या समुच्चय निर्माण विधि में, तो सेट बी को हम कैसे लिखेंगे, दूसरा जो एग्जाम्पल है सेट बी,
यही वाला ले रहे हैं तो आसानी से समझ में आएगा आपको। तो ये बी है। अब ये क्या है, 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो कैपिटल भी लिखेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, मझला ब्रैकेट एक्स, इतना काम तो करना ही है सब में, बीच में ये 2 पॉइंट, सच दैट अब इस एक्स को डिफाइन करना होगा। यही चीजें बस अलग हो जाती हैं सेट में, बाकी सब कुछ वैसे ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया एक्स। एक्स को हम क्या डिफाइन करेंगे, एक्स क्या है, एक्स जो है वो 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। और x क्या है, 10 से छोटी है, तो फिर कॉमा दे करके उसको भी डिफाइन कर देंगे कि प्राकृतिक संख्या तो अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है, तो इनफाइनाइट का कलेक्शन नहीं है, क्या है, 10 से छोटी है। तो जहां x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जो है वो 10 से छोटा है, यानी x इज लेस देन 10। अब ये कंप्लीटली डिफाइन हो गया, 10 से छोटा और प्राकृतिक भी है, तो इनका कलेक्शन ये x रिप्रेजेंट कर रहा है या सेट b रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहीं पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये तरीका है नियम विधि या समुच्चय निर्माण विधि से इस सेट को लिखने का तरीका। तो आप देख रहे होंगे रोस्टर विधि, सूची विधि या तालिका विधि में हम क्या लिख रहे हैं, एलिमेंट्स को कॉमा दे करके, जितने भी एलिमेंट हैं उनको कॉमा दे करके लिख दिया जा रहा है। और नियम विधि में ये इतनी चीजें तो कॉमन है, सेट कैपिटल लेटर में जो सेट रिप्रेजेंट कर रहा है वो, और इक्वल्स का निशान लगा के मझला ब्रैकेट एक्स सच दैट, इतना तो कॉमन है। और फिर एक्स को डिफाइन कर देना है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं या जो भी है, जो भी सेट में क्वेश्चंस में दिया हुआ उसको हम डिफाइन कर देंगे। तो ये है सेट लिखने का तरीका। ठीक है, तो ये 2 विधियों से हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे।